हंगरी, ऑस्ट्रिया और भूटान की पॉपुलेशन से ज्यादा व्यूज पाने वाले अक्षय अविनाश हमारे साथ है, जिनकी वीडियो चाइना के ऊपर जो बनी थी उसमें कंबाइंड रूप में भूटान और नेपाल की पॉपुलेशन को मिला भी दिया जाए उससे ज्यादा व्यूज आए थे, 20 लाख व्यूज। अक्षय, बताइए, आपने सोचा था इतने व्यूज आपको मिलेंगे? गुड इवनिंग शाश्वत। जी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जबकि मैंने बस खुद का कंटेंट जो मैं फॉलो कर रहा था, मुझे मेरे दोस्तों ने सलाह दिया कि क्यों ना आप इसे ट्विटर पे पब्लिश कर जी दें, हाँ, जी तो हाँ। करें। मैंने वो किया लोगों के नॉलेज के लिए, और वो लोगों को इतना पसंद आया, वो इतना आगे बढ़ा, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो आज हमने आपको अपने इंटरव्यू में बुलाया। न्यूज आर्क सब्सक्राइब करें सभी लोग। न्यूज आर्क पे हम आपसे अब भारत और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो अभी तनाव बढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं। एक सवाल हमारे व्यूअर्स ने भेजा है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने 2020 के मई में ये बताया क्यों नहीं कि हाँ, गलवान वैली में चाइना आई, चाइना ने हमारे थोड़े लैंड पे कब्जा किया। वो बार बार कहती रही कि कुछ भी गलत नहीं है, चाइना आई नहीं। पर आई नहीं तो फिर घुसपैठियों के साथ हमारी वो लड़ाई क्यों हुई? इस पे अ, आपका क्या कहना है? जी शाश्वत। शाश्वत, आप देखेंगे तो पाएंगे, मई से अगर क्रोनोलॉजी फॉलो करें तो आप देखेंगे कि मुख्यतः तीन तीन जगहों पे हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ, जो कि गलवान वैली, हॉट हम्म, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग लेक के पास। तो जब एक्चुअली ये एक डेवलपिंग सिचुएशन होता है, जब हम्म, चीजें चल रही होती है, कन्फ्रंटेशन हो रहा होता है, आर्मी लेवल डायलॉग्स हो रहे होते हैं, तो कुछ भी कहना सर्टेनिटी के साथ, निश्चितता के साथ कि इसने ये कर लिया है, ऐसा हो गया है, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होती है। तो निस्संदेह आप देखेंगे कि हम्म, उसके बाद से भारत ने चाइना के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन था उसको डी एस्केलेट करने के लिए चाइना को मल्टीपल फ्रंट्स पे इंगेज किया। जैसे कि डिप्लोमेटिकली फ्रंट पे, आर्मी के फ्रंट पे, एक तरफ हमारी लड़ाई हुई गलवान वैली में, क्लैश हुआ PP-14 के पास, बट उसके अलावा हमने आर्मी टू आर्मी मीटिंग्स लगातार होती रही। और उसके अलावा हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना को एंगेज किया, और जियो पॉलिटिक्स में हमने अपने क्वाड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के ग्रुप के थ्रू भी प्रेशराइज किया, जिसके हाँ, थ्रू डी एस्केलेशन हुआ सिचुएशन में। जी हाँ, जी हाँ। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से सिचुएशन डी एस्केलेट हो रहा है। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पूरी तरह से चीजें स्थिर न हो जाए, तब तक चाइना पे किसी भी तरह का भरोसा करना उचित नहीं है। ऐसा हमें इतिहास बताता है। हम्म, जहां तक सूचनाओं का सवाल है, हम्म, कि हमारे देश में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हम्म, सैटेलाइट देखते हैं, कुछ कुछ अपने मिलिट्री सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन लाते हैं। जी हाँ। मेरा ये मानना है पर्सनली कि जब हम्म, हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में हो, कि युद्ध के दौरान हो, तो हमें सिर्फ हम्म, उन सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए जो हमारी आर्मी की तरफ से ऑफिशियली आए। क्योंकि जहां तक आप समझ सकते हैं, मॉडर्न वॉरफेयर जो है, युद्ध केवल हैंड टू हैंड अब नहीं लड़ा जाता है, एक नैरेटिव की भी लड़ाई होती है, एक हम्म, परसेप्शंस की भी लड़ाई होती है। तो यदि हम बहुत सारे अनक्रेडिबल सोर्सेज पे जाएंगे, मानेंगे, ऑफिशियल सोर्सेज को नहीं फॉलो करेंगे, तो हो सकता है हम वो परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई जी हाँ, हार जी हाँ, जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हाँ, तो मेरा हम्म, यही मानना है जी। ठीक है जी। अभी उसके बाद जो कदम उठाया गया, जो कि सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, कि हमने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया। अभी कुछ दिन पहले उसके जो भाई बहन यानी उससे सिमिलर ऐप्स थे उन्हें भी हमने बैन किया। तो हम्म। अभी लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि हमने 2014 में मोदी जी को इलेक्ट किया एज आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अब ये गलत था तो ये पहले भी गलत था, ये ऐप्स पहले भी डाटा लीक करते थे, लेकिन चाइना के साथ युद्ध होने के बाद एक तरह से फिर हमने ऐसा कदम क्यों उठाया? पहले ही ये घटनाक्रम क्यों नहीं हुआ? दूसरा, आगे चल के आप क्या देखते हैं? ये ऐप वापस आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आप क्या टेक लेंगे इसमें? जी, मेरा कहना है कि यदि आप देखेंगे तो 2014 में मोदी जी की, बीजेपी की सरकार बनने के बाद से, स्पेशली हम्म, बॉर्डर एरियाज को कंसिडर करते हुए हमने बहुत सारे कदम उठाए, जिनमें से एक ट्रिगर पॉइंट रहा रिसेंट इंडिया चाइना कॉन्फ्रंटेशन का, जो कि स्ट्रैटेजिक DSDBO रोड हम्म, रहा। इसके अलावा आप पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, जो कि एक हाईली सेंसिटिव प्लेस है एज फार एज चाइना इज कंसर्न, वहां पे भी हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, पुल बनाए, रेलवे लाइंस बनाए। हम्म, इन जगहों पे जो डेवलपमेंट था, जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, वो हमेशा अछूता रहा। यदि आप हम्म, थोड़ा पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि 2013 में AK हम्म, एंटनी, जो उस वक्त के हमारे रक्षा मंत्री थे, हम्म, उन्होंने संसद भवन में ये बयान दिया था कि हमने इतने साल तक सड़क इसलिए नहीं बनाए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी रही कि
बेस्ट प्रोटेक्टेड बॉर्डर्स आर द बॉर्डर्स विदाउट रोड्स, जहाँ पे रोड्स नहीं है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो वहां से एक बहुत बड़ा चेंज आया। मोदी जी ने जो स्ट्रेटेजिक रोड्स आइडेंटिफाई किए थे, सरकार ने उन पे काम तेज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। उसके अलावा जहां तक आप इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चाइना का इंजन क्या है, चाइना का ग्रोथ इंजन क्या है? चाइना की मैन्युफैक्चरिंग। चाइना इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मोदी जी की पहली महत्वाकांक्षी परियोजना थी मेक इन इंडिया, जिसके थ्रू उन्होंने चाहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे चाइना से पुल करके इंडिया में लाया जा सकता है, जिस राह पे हमें कुछ कामयाबी मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। आप कह सकते हैं कि पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती है, लेकिन इंडिया में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि सैमसंग कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में नोएडा में लगाया। तो उस फ्रंट पे भी इंडिया लगातार चाइना के साथ कॉम्पीट करता आया है। यदि आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। तो उस ट्रेड वॉर के कारण यूएस बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाहर निकालना, मूव आउट करना चाहता है। इंडिया इज वन ऑफ द प्राइम कंटेंडर्स। तो इतने साल पहले से जो हम अपेक्षाकृत रफ्तार में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए, अपनी सप्लाई चेन्स को मजबूत नहीं कर पाए, उसके वजह से भारत इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा तो नहीं उठा पा रहा है। लेकिन हाँ, 2014 के बाद से सरकार द्वारा किए प्रयासों के फलस्वरूप हमें बहुत फायदा मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज चाइना से मूव आउट कर रही है, इंडिया में आ रही है। अवश्य, हाँ बिल्कुल सही कहा। एप्पल भी अपना जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर चाइना में ही करता है, लेकिन मुझे लगता है अब धीरे धीरे शिफ्ट करेगा अपने आप को। एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, वहाँ लिखा था इंडिया नीड्स टू फास्ट ट्रैक ए बॉर्डर सिचुएशन लीस्ट इट लूज नेपाल। With anti-national sentiments growing in Nepal over the border dispute, it's time for New Delhi to take action towards a resolution. वो चाइना के साथ हमारी जो भी हुई, नेपाल के जो पब्लिक है उसमें पहले वैसा द्वेष नहीं था हमारे लिए। हम अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उसके कारण काफी डिस्प्यूट्स पैदा हो रहा है। क्या मानना है आपका इस बारे में? निश्चित मैं मानता हूँ कि नेपाल के साथ हमारे जो हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध है। नेपाल बस हमारा पड़ोसी नहीं है, नेपाल हमारा भाई है। रोटी बेटी का नाता है हमारा नेपाल के साथ, माता सीता के समय से और उसके भी पहले से। नेपाल के साथ हमारी मैं मानता हूँ, मेरे सोच अनुसार नेपाल के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत होना वहां शुरू हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद आई हुई यूपीए सरकार ने वहां पे राजशाही यानी कि मोनार्की हटाने में वहां पे कम्युनिस्ट पार्टियों की सहायता की। उन्होंने नेपाल को कम्युनिस्ट मुल्क बनाने में सहयोग किया, ये पता होते हुए भी कि बगल का पड़ोसी मुल्क जो चाइना है वो भी एक कम्युनिस्ट मुल्क है और कम्युनिस्ट में एफिनिटी या मधुर संबंध होते ही हैं। ये करना एक तरह से हमारे खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मैं इस विषय पे अभी और भी शोध कर रहा हूँ, जिसे मैं जल्द ही अपने ट्विटर चैनल पे पब्लिश करने वाला हूँ। मैं इतना बताना चाहूंगा कि यूपीए 1 के दौरान यूपीए 1 के दौरान मनमोहन सिंह जी ने नेपाल मामलों के लिए सीताराम येचुरी जैसे एक कम्युनिस्ट को तथा डी राजा को इसका अधिकारी बनाया था। इनके प्रयासों के अनुसार कम्युनिस्ट सरकार वहां पे और ग्रो हुई, जिसके कि चाइना से एफिनिटी बढ़ते गई, जिसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि केपी ओली किस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है कि ये जो बयान है, ये जो ख्यालात हैं, ये बस मौजूदा नेपाली सरकार के हैं। उसमें भी ये विचार जो है वो केपी ओली के हैं। आप देखेंगे इसके पहले वहां के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने ऐसे भारत विरोधी विचार नहीं दिए हैं तथा वहां की जनता में भी भारत विरोधी विचार इतने ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ। समय रहते भारत सरकार को कदम बढ़ाकर और नेपाल की जनता को आप देखेंगे कि नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में केपी ओली को हटाने की बातें चल रही हैं। शायद बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्हें हनी ट्रैप भी किया गया है चाइना के द्वारा। मेरा मानना है कि नेपाल की सरकार बदलने के साथ संबंध फिर से मधुर होने की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, वो आशा करते हैं भारत नेपाल के संबंध ऐसे ही बने, क्योंकि सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो हजारों लाखों साल से हमारे। एक और हमारे राजीव रंजन है जो कि चैनल के एडिटर, उन्होंने सवाल दिया था कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत एक चाहबार पोर्ट पे कुछ रेल निर्माण के बारे में बातें कर रहा था। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए ना, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि दर्शक जानते नहीं इस बारे में।
जी, अ, जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि दक्षिणी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना के साथ जोड़ता है, हाँ हाँ। उसके एज अ काउंटर भारत सरकार ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर काम शुरू किया, जो कि ग्वादर पोर्ट से मात्र 75 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसका विजन देखा था, जो कि उनकी सरकार जाने के बाद बहुत समय तक इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये यूपीए सरकार के फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत प्राइम एग्जांपल है। मोदी सरकार के आने के बाद से इस पे कार्य शुरू हुआ तथा तेज रफ्तार में चाबहार पोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां से गुड्स का मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। अब रही बात कि चाबहार पोर्ट को आगे अफगानिस्तान तथा सेंट्रल एशिया से लिंक करने का भी प्लान है, जिसपे चाबहार रेलवे लाइन का भी प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत एक हिस्सा है। मीडिया में अफवाह उड़ाई गई कि अफगानिस्तान माफ करें, ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। कुछ दिन के बाद ईरान ने इस खबर का खंडन किया और भारत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस खबर का खंडन किया। भारत अभी भी इस प्रोजेक्ट में है। हाँ, इससे जुड़ी एक दूसरी समस्या ये है कि हाल फिलहाल में ही चाइना ने ईरान के साथ 25 साल का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करने का विचार व्यक्त किया है, जिसपे काफी पेपर वर्क कंप्लीट भी हो चुका है, जिसमें चाइना 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट ईरान में करने वाला है। तो ये जो शंकाएं हैं कि चाइना के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद चाबहार पोर्ट पे हमारी पकड़ शायद ढीली हो जाएगी, ये शंकाएं निर्मूल नहीं है, इनका आधार कुछ जरूर है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ईरान अभी की स्थिति में उस दोराहे पर खड़ा है जहां पे अमेरिका ने उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा के रखे हैं। वो विश्व के बाकी देशों को ईरान के साथ बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं करता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जो शुरू से ईरान के साथ ईरान से तेल खरीदता रहा है, दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था कुछ दिन पहले तक, और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था। तो अमेरिका ने भारत को तेल खरीदने पे सैंक्शंस देने से इनकार किया, जिसके कारण भारत अभी ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है। हालांकि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर काम करने के लिए जरूर सैंक्शंस में छूट दी है भारत को। अब स्थिति ये है कि ईरान चाहता है कि भारत अपनी तरफ से अमेरिका को पुश करे ताकि ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस थोड़े कम हो। भारत भी ऐसे दो राह पे खड़ा है कि उसको अभी करंट जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में अमेरिका की बहुत जरूरत है, तो एक हद से आगे जाकर पुश नहीं कर पा रहा है। इसके कारण काम थोड़ा स्लो है अवश्य। तो ईरान का ये बार्गेन चिप है मेरे हिसाब से, कि वो चाइना का डर दिखा के भारत को मजबूर करना चाहता है कि भारत फिर से उससे तेल की खरीद बढ़ाए, फिर से ईरान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था सही हो। जहां तक मैं इस का भविष्य देखता हूँ, मुझे लगता है कि अवश्य भारत ने एक बहुत ही मजबूत संदेश दिया। भारत के प्रतिनिधि ने, उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकन को साफ शब्दों में कहा है कि ईरान से हमारे जो संबंध है उस पर अमेरिका अपनी टिक्का टिप्पणी, अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि इस बयान के बाद सरकार जरूर कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि ईरान से हमारे जो संबंध है और हमारा जो पार्टनरशिप है चाबहार पोर्ट को लेके, वो इसी तरह से मजबूत बना रहे। अच्छा, एक मैं ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे हमने बात कर लिया, और मुझे लगता है भारत की सभी देशों से जो भी रिलेशन है वो दिन प्रतिदिन सुधरेगी। चाइना से भी हालात अभी जितने बुरे थे उतने हैं नहीं। तो सवालों का सिलसिला समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला ताकि हम आपसे बातचीत कर सके, अपने दर्शकों को ज्ञान दे सके, क्योंकि काफी दर्शक है उन्हें पता ही नहीं था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है। ना आजकल के हम टेक्स्ट बुक्स में ये बातें पढ़ाते भी नहीं, ठीक। तो इसीलिए एक बहुत जरूरत इस बात की हो जाती है कि हम अच्छी चीजें देखें, क्योंकि न्यूज चैनल्स में भी कभी कभी इन चीजों पे हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा अविनाश, और अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। अवश्य, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। गुड इवनिंग।